सो हेलो माय डियर कॉम्यान्स, कैसे हो यार आप सब। मुझे उम्मीद है होंगे सब जगह जैसे कि हमेशा होते हैं और मुस्कुराते हैं। बहुत ही प्यारे क्यूटी पाए से लग रहे होंगे। तो अब निको भैया आए हैं, कुछ ना कुछ खास लाए हैं। तो आज क्या खास लाए निको भैया? तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, या फिर अगर आप चीजों को समझना चाहते हो। और वो टॉपिक है बजट। बजट जाहिर सी बात है कि बजट को आए हुए काफी दिन हो गया। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मेम्स देखे होंगे, हंसे होंगे, या बहुत सारी न्यूज से बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली होगी। लेकिन पॉइंट यह है कि एज अ स्टूडेंट हमें यह सीखना है, हमें यह समझना है कि भैया इसको बाकी लोग कैसे देखते हैं। हम भी तो सोचते हैं यार इनको कैसे पता चल गया, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको यह पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन कहां से निकालनी है, यह क्या होता है, इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, या हमें किन चीजों का ध्यान रखना है जब भी कोई बजट आता है। क्योंकि आप में से देखो, सब लोग तो बहुत एक्सट्रीम नहीं जाते। कुछ लोग एक नॉर्मल जॉब करते हैं, कुछ थोड़ा ऊपर जाते हैं, पर कुछ होते हैं जो बहुत यूनिक होते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है, हर टाइप के बच्चों के लिए, और वुमेन्स के लिए भी है, और हमारी फीमेल स्टूडेंट्स के लिए भी है। क्योंकि बजट में फीमेल्स के लिए भी कुछ है जिसपे शायद बहुत ज्यादा बात नहीं हुई, तो अपन उस पर भी बातचीत यहां पर करेंगे। यानी बेसिकली हम बजट को कैसे समझना है, क्या करना है, क्यों जरूरी होता है, इसमें क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, ये सब कवर करेंगे। जो एज अ 11th या 12th कॉमर्स स्टूडेंट, या आप एक नॉर्मल लेमैन भी है, अगर आपके पेरेंट्स भी हैं, तो भी आप उनको भी ये वीडियो दिखा सकते हो, ताकि उनको ये समझ में आए कि ये कैसे चीजें चलती हैं। क्यों हम किसी न्यूज चैनल को दिन भर देखें, हम खुद वो डॉक्यूमेंट पढ़ के क्यों नहीं खुद को समझा सकते, या क्यों ना अपने पेरेंट्स को समझा दें, तभी तो उनका कॉन्फिडेंस हम पे बढ़ेगा। हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ये हमारी फील्ड है, और हमें इसे सबसे अच्छे से करना है। समझ रहे हो? ये वीडियो इसी रूप में लाया गया है, तो आई होप कि आपको ये बेनिफिट देगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो भैया इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा? तो बजट क्या होता है, पहला तो पॉइंट यही है भाई, बजट होता क्या है। दूसरा, बजट में क्या होता है ना, बजट के अंदर क्या होता है, बजट है क्या चीज, तो हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे। देन बजट क्यों जरूरी है, आखिर ये क्यों जरूरी है, क्यों बनाया जाता है, क्यों सरकार इसको प्रेजेंट करती है, क्यों जरूरी है। देन बजट को कैसे समझें, हम आखिरकार बजट को कैसे समझें, क्या देखें, क्या उसके अंदर पॉइंट्स होते हैं, या हम तो भैया अभी शुरू कर रहे हैं कॉमर्स को, क्या हम समझ सकते हैं? तो बिल्कुल समझ सकते हो यार। और जाहिर सी बात है, आज नहीं तो कल समझना ही पड़ेगा। कुछ वर्ड टफ पढ़ेंगे, गूगल कर लेंगे, चैट जीपीटी आ गया है, वो कर लेंगे। समझेंगे समझेंगे समझेंगे, ये जिद हमें चाहिए, क्योंकि हम कॉमर्स से रिलेटेड हैं और ये हमारी फील्ड है। ठीक है जी। नाउ इस बार के बजट में क्या है, तो जाहिर सी बात है आखिरी में हम ये चर्चा भी करेंगे कि इस बार के बजट में क्या है, आपके बेनिफिट के लिए या बाकी किसी के बेनिफिट के लिए, और एक्स्ट्रा चीजें भी हम समझेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इंप्लॉय प्रोस्पेक्टिव वे से या हम इन्वेस्टर प्रोस्पेक्टिव वे से समझेंगे, हम और भी चीजों को देखेंगे। क्योंकि मुझे नहीं पता कि अभी आपने कितनी चीजें देखी हैं, कितनी नहीं देखी, तो जितना कुछ हो सकता है वो सब कवर करेंगे। तो शुरू करें। उम्मीद है आप कहोगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी शुरू करो, इसलिए तो बैठे हैं, इसलिए तो वीडियो देख रहे हैं। तो देखिए बजट क्या होता है, एक फनी बात थोड़ी देर में बताता हूं। बजट सिंपल है, जैसे अपने घर का बजट होता है ना। फादर्स कमाते हैं, पैसा लाते हैं, मम्मी को देते हैं, वो घर चलाती हैं। कुछ आपके स्कूल फीस में जाता है, कुछ आपकी ट्यूशन फीस में जाता होगा, कुछ आपकी कोचिंग फीस, अगर ट्यूशन नहीं है तो कोचिंग में जाता होगा, फिर कुछ आपके खाने पीने में जाता होगा। सेम वही सिस्टम है, बस यहां पर लेवल बहुत बड़ा है। एज अ कंट्री हमें सोचना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, कहीं से पैसे आएंगे, कहीं खर्च होंगे, यही बजट है। बजट, गवर्नमेंट बजट, और बजट इज अ प्रोजेक्शन of the government revenues and expenditure for a particular period of a time, often referred to as financial or fiscal year। है ना, हमने पढ़ा हुआ है कॉमर्स में, फाइनेंशियल ईयर किसको कहते हैं। नॉर्मली 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, बट बजट के बाद से चीजें चेंज होती है ना। और फिस्कल विच मे और मे नॉट करस्पॉन्ड विद द कैलेंडर ईयर, ये हो सकता है कैलेंडर ईयर की तरह चले या ना भी चले, है ना। तो बजट की बात यही है। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, और आप लोग कमेंट में बताना ये बात आपको पता थी कि नहीं थी। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में बजट जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली में बजट जैसा कोई वर्ड नहीं है, पर जो वर्ड है वो आप क्लास 11 से जानते हो। बता दूं, खोल दूं राज, आओ आगे चलते हैं साथ। तो देखिए यूपीएससी ये हमारे सर ने है, मैंने उनसे बोल के लिया है क्योंकि अच्छा लग रहा था, है ना। तो ये देखो, बजट को बोलो ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कोई वर्ड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? हमने 11th में पढ़ा हुआ है भैया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आता है। 12th में जो होंगे अभी धीरे धीरे पढ़ लेंगे कि भैया जी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड अकाउंट कंपनी के केस में, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब आता है। विद चेंज इन इक्विटी का स्टेटमेंट भी आता है। यानी टोटल 5 चीजें आती हैं। तो अब देखो, बताओ
बताओ, ये चीजें होती है बजट का मतलब। अब बताओ ये हमारे बस की बात है कि नहीं है? अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है कि नहीं है? जब बजट का मतलब ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो वर्ड यूज किया जा रहा है, तो फिर भैया ये तो हमारी ही जागीर होनी चाहिए ना, यहां पर तो हमारा ही दबदबा होना चाहिए। और हम भी सोचते हैं कि यार कहीं और से इंफॉर्मेशन मिले। तो इसलिए इस सब वीडियोस के इस वीडियो का माध्यम यही है कि मैं आपके अंदर वो उत्सुकता पैदा कर पाऊं, वो बटरफ्लाइज पैदा कर पाऊं कि यार ये सारी चीजें हमें खुद जाननी है। ठीक है जी, ये कॉमर्स लिटरेसी के अंतर्गत ये वीडियो आते हैं, तो आपको इनको अच्छे से समझना है, कैसा लग रहा है वो भी बताना है, क्या चीजें और आप चाहते हो या क्या आप जानते हो, अपना फीडबैक या अपना व्यू पॉइंट इसमें जरूर बताओ। और जो भी आपके बड़े हैं उनको भी दिखा सकते हो अगर लगता है, क्योंकि वो भी जानने चाहिए, क्योंकि अब पैसे की कीमत इंडिया समझ रहा है, इन्वेस्टमेंट की कीमत इंडिया समझ रहा है। चलो भैया, तो ये तो एक बहुत ही फनी फैक्ट था, सच बताओ तो मुझे भी नहीं पता था। मुझे भी सर से ही, मैंने जब बातचीत कर रहा था तो सर ने मुझे बताया, तो मैंने कहा यार सर फिर इसमें आप ही का मेम यूज करना चाहिए क्योंकि मुझे आप ही से पता चला। ठीक है जी, तो ये है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नाउ बजट में क्या होता है भैया, बजट में क्या होता है? तो सीधी सी बात है, हमने अकाउंट्स में पढ़ा है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, मुझे बता दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है भैया? भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। अगर आप 11th में हो तो, है ना, और 12th अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा तो कंपनीज अकाउंट अपन अपनी लेमन लैंग्वेज में समझ रहे हैं ना। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है भैया। इसके अंदर क्या चीजें कवर होती है भैया? दो साइड होती है भैया, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। ये किस नेचर का होता है भैया? रेवेन्यू नेचर का होता है। डेबिट बोले तो एक्सपेंस, तो रेवेन्यू एक्सपेंस, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं अपन इसको। ये क्या होता है भैया? ये रिसिप्ट वाली साइड होती है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट। लो भैया, पर फिर इतने से काम बन जाता है क्या? नहीं भैया, फिर हमें बनानी पड़ती है बैलेंस शीट। ये तो सिर्फ एक फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या होती है भैया? बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या क्या होता है भैया? बैलेंस शीट में भैया दो साइड्स होती हैं, एक लायबिलिटी साइड एंड एक एसेट साइड। और ये दोनों चीजें किसको कवर करती हैं भैया? दो प्रकार के, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल रिसिप्ट। तो बजट में बस यही होता है, बजट में यही होता है, बस खत्म बात। अब कौन कौन से टर्म्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, है ना, तो वो तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। पूरे इंडिया लेवल पे अगर करें, कुछ तो आप समझते ही हो कॉमर्स पढ़ने के बाद, समझ रहे हो? तो ये बजट्स के अंदर होती हैं। आइए जरा इनके बारे में जानते हैं कि इस बार का बजट प्रोजेक्शन क्या है। तो देखिए भैया जी, रिसिप्ट्स में गवर्नमेंट ने आपको दिखाया है, यहां पर बी मतलब बजट का एक्सपेक्टेशन है, ये है ना, एक्सपेक्टेशन है, अभी रियलिटी नहीं है। तो भैया जी ये मान के चल रहे हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, ये देखो 1 लाख करोड़ के हिसाब से है, तो 31.31 लाख करोड़ है ना। ठीक है जी, ये इस बार का है। पिछली बार का देखो तो इनका उम्मीद है कि इस बार हम ज्यादा रेवेन्यू रिसिप्ट लेंगे। ठीक है भैया जी, कैपिटल रिसिप्ट में इनकी उम्मीद है कि अपन पिछली बार से थोड़ा कम रहेगा। फिर एक्सपेंडिचर में देखिए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनको लगता है कि बहुत ज्यादा होने वाला है। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर भी ये मान के चल रहे हैं कि नॉर्मल ईयर से ये ज्यादा होने वाला, हालांकि कैपिटल एक्सपेंडिचर इनको बढ़ाना भी पड़ेगा। यहां पर आपकी सोच चाहिए मुझे, यहां पर मुझे आपकी सोच चाहिए कि भैया ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा क्यों दिख रहा है? क्या आप दिमाग लगा पा रहे हो? कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर क्या चीजें होती है भैया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर क्या चीजें होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल रिसिप्ट के अंदर क्या चीजें होती है भैया? तो देखो हमको बहुत सिंपल सा मालूम है भैया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जो साल के बीच के अंदर का हमें खर्चा करना है, जो लंबे टाइम के लिए खर्च करना है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। लंबे टाइम के खर्चे कौन से होते हैं भैया? लंबे टाइम के खर्चे मैं यहीं पर आंसर में अंदर भी दूंगा, लेकिन मैं यही चाहता हूं आप खुद से सोचो, गवर्नमेंट ऐसे कौन से लंबे टाइम के खर्चे करती होगी? रोड्स बनाती होगी, डैम्स बनाती होगी, है ना, इलेक्ट्रिक पावर जो बनाती हैं, बहुत सारी चीजें, जो सोलर सिस्टम के लिए पूरा सब कुछ तैयार हो रहा है, क्या वो एक साल में खत्म हो जाने वाला है? नहीं। और ये सब यानी कि जैसे ही आप देखते हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होने वाला है, तो आपका दिमाग खुद ऑटोमेटिक रन करना चाहिए कि ये सारी चीजें जो है, ये इस बार गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान देने वाली है। और मैं आगे दिखाऊंगा भी आपको कि गवर्नमेंट ने इन पे ध्यान दिया है। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आपको ये डाटा दिखता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि आप कॉमर्स की स्टूडेंट हो, आपको समझ में आता है। ठीक है, तो बस यही चार चीजें गवर्नमेंट आराम से इसको प्रेजेंट करके दिखा रही है कि इस ईयर का इनका क्या एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है जी, ये आखिरी वाला उनकी एक्सपेक्टेशंस है। भैया जी इसके बाद क्या है? तो देखिए एक्सपेंडिचर ऑन मेजर आइटम्स, कौन कौन से ऐसे आइटम्स है जहां पर गवर्नमेंट ज्यादा खर्च करने वाली है, जो अपना एक्सपेंडिचर करने वाली है। तो देखिए डिफेंस के ऊपर है, 454,773 करोड़ में है वो, है ना, ये बात याद रखिएगा। रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, अलाइड एक्टिविटीज, होम अफेयर्स, एजुकेशन, जो हमारे काम की चीज है। लेकिन थोड़ा सा देख रहे होगे आप, एजुकेशन में अभी उतना खर्चा नहीं होता, यहां पर आपका ध्यान जाना चाहिए, आप परसेंटेज में भी देखना चाहिए, है ना। फिर आईटी एंड टेलीकॉम, हेल्थ पे खर्चा, एनर्जी, सोशल वेलफेयर,
कमर्शियल इंडस्ट्रीज, और नीचे कुछ रह तो नहीं गया, रुक जाओ थोड़ा उठा के देख लेते हैं, तो नीचे कुछ भी नहीं है। ओके डन है फिर, ठीक है जी। तो ये परसेंटेज में, यहाँ पे परसेंटेज में नहीं रुपीस में यहाँ बताया हुआ है कि किस चीज पर क्या क्या खर्चा होने वाला है। तो क्लियरली दिख रहा है कि भैया सबसे ज्यादा खर्चा हम डिफेंस पर करने वाले हैं। तो यानी कि आपका दिमाग यहाँ पे चल जाएगा। आगे की बात तो हम बाद में करेंगे कि भैया अगर डिफेंस पे खर्चा करने वाले यानी कि इक्विपमेंट खरीदने वाले, तो ऐसी कंपनीज होंगी जो डिफेंस से रिलेटेड होंगी। आप भी समझ गए कि उनके भाव बढ़ने वाले हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप बजट को समझते हो तो चीजें आगे बढ़ेंगी, है कि नहीं, थोड़ी थोड़ी आपके समझ में खुलेंगी। अगर आप चाहो, देखो ये सब कुछ तो नहीं कर पाएंगे, है ना, हर कोई नहीं कर पाएगा। जैसे गुरु द्रोण थे, लेकिन क्या वो महान धनुर्धर माने जाते हैं? नहीं, वो गुरु माने जाते हैं महान, लेकिन अर्जुन जी महान धनुर्धर माने जाते हैं। अब कर्ण जी के बीच में जो भी डिबेट है वो एक अलग पॉइंट है, अपन लॉजिक्स पे बात कर रहे हैं ना, नॉर्मल समझदारी, लॉजिक्स में नॉर्मल समझदारी पे बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही जरूरी नहीं, क्योंकि कई बच्चों का ये होता है भैया आप क्यों नहीं कर लेते। जाहिर सी बात है कि हमारा कर्तव्य अलग है। अब हम गुरु के भेष में हम आपको सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, क्योंकि करते वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको उस लेवल पे पहुंचना है तो शुरू करना पड़ेगा। आपको ये सारे खर्चे देखने के बाद ये देखना पड़ेगा, अपने खुद के नोट्स बनाने पड़ सकते हैं कि भैया, जैसे मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल, हर कोई जानता है ये बात, तो ये कोई वो तो है नहीं कि भैया अगर डिफेंस में ज्यादा खर्चा हो रहा है, डिफेंस से रिलेटेड कंपनीज जो है उनको फायदा होने वाला है। अगर मान लीजिए रूरल डेवलपमेंट में होने वाला है, तो गांव में जो कंपनीज पहले से एस्टेब्लिश है उनमें कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है, या गांव में जो बिजनेसेस चलते हैं उनमें कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है, क्योंकि एक्सपेंडिचर आएगा तो उन तक पैसे पहुंचेंगे। बहुत बेसिक सी बात है। तो जो भी कंपनीज इन सब सेक्टर्स में काम कर रही होंगी उनके शेयर प्राइसेस बढ़ सकते हैं, है ना, अगर अच्छे से करेंगी तो दैट्स द गेम। और यही माइंडसेट चाहिए हमें, ये खोजी दिमाग हमें चाहिए, ठीक है जी। और ये वीडियो इसीलिए है। चलो भैया, तो ये एक एक्सपेंडिचर का केस था, यानी बजट में क्या होता है, तो बजट में यही होते हैं, यही 4 पॉइंट्स हैं, इसी के हिसाब से डिसाइडेड होते हैं, और मेजरली हम एक्सपेंडिचर पर ध्यान दे रहे होते हैं, ठीक है भैया जी। अब बजट क्यों जरूरी है, आखिरकार भैया बजट जरूरी क्यों है? बजट इसलिए जरूरी है, सबसे पहले तो देश को पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि देश को पता होना चाहिए कि सरकार आगे चलकर क्या करने वाली है, क्योंकि एक रोड मैप होना जरूरी है ना। आप एक नॉर्मल स्टूडेंट भी होगे तो आपको भी तो कुछ लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसके लिए बोला जाता है ना टाइम टेबल बनाओ, एक लक्ष्य, एक विजन तैयार करो, फिर उस पर वॉक करो। क्योंकि जो बिना लक्ष्य के काम करते हैं, कुछ एक दो एक्सेप्शनल को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब डूबते ही हैं। तो सेम यही देश के लिए है कि गवर्नमेंट अगर बन गई है तो जाहिर सी बात है कि उसको आगे चल के प्लानिंग करनी है। तो प्लानिंग वो देश को बताएगी तभी तो इंप्लीमेंट होगा, वो अपने सभी लोगों को, स्टेक होल्डर्स को बताएगी तभी तो इंप्लीमेंट होगा। आखिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? ताकि हमने साल भर में काम किया, फायदा नुकसान हुआ कि नहीं हमें पता तो चले। तो बस यही एक मेन वजह है। पर सिर्फ क्या यही एक मेन वजह है? नहीं, हमें पता है कि रिचर रिचर हो रहा है, पुअरर पुअरर होता जा रहा है। तो देश में जब कोई गवर्नमेंट होती है, देश की सरकार होती है, वो आपकी पसंद की है कि नहीं है ये अलग बात है, पर वो देश की सरकार है। देश की सरकार का हमेशा ध्यान इस बात पे रहता है। बाकी एक अलग पॉइंट है कि वो अपने लोगों में बांट दे, वो एक अलग चीज है, लेकिन जो मूलभूत आधार है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं कि उनका यही होता है कि भैया जी वो हर तबके तक चीजें पहुंचाए। अगर कोई चीज पीछे है तो उसको आगे लेकर जाएं। उनको लगता है कि इस स्टेप से हमें फायदा होने वाला है तो वो उसको दिखाएं। जैसे नॉर्मल सी बात है, अगर हमें हमारे यहाँ ट्रेड बढ़ाना है तो हमारे यहाँ आज भी बहुत सारे ऐसी जगह है जहां पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हालांकि अब तो ऐसा माना जाता है, मुझे इसका सच नहीं पता कि मुझे हर जगह इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दी है, लेकिन 24 घंटे नहीं है, समझ रहे हो? तो इन सब चीजों के लिए हमें खर्च करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर हमें ट्रेड बढ़ाना है, बिजनेस बढ़ाना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी है, तो उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा पूरा एक मकड़ी के जाले की तरह बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहां से यहां रोड बना दी और बात खत्म। तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए बजट जरूरी होता है। इसको जानना समझना हमारे लिए क्यों जरूरी है? चलो गवर्नमेंट के लिए तो है ही, वो बता रही है, हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें भी तो पता चले, हम भी तो इस देश के सिटीजन हैं, हमें भी तो हर चीज पता होनी चाहिए ताकि हम उसके हिसाब से एक्ट कर पाए, ताकि हम गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसीज का फायदा उठा पाए, हम उनके कोई भी दिए गए बेनिफिट्स, सब्सिडीज, इन सब चीजों का फायदा उठा पाए। हमें भी तो पता चले हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। अगर नहीं करेगी तो अगेंस्ट में जाएंगे, है ना, सीधा सा पॉइंट है। और अगर हमें करना है तो इसलिए बजट जरूरी होता है। एक देश को रोड मैप देने के लिए जरूरी होता है, एक देश को चलाने के लिए जरूरी होता है। पूरा तक वेलफेयर सोसाइटी है, मतलब वहां पे वेलफेयर पहुंचाने के लिए, जैसे आपने देखा होगा अनाज अभी भी कई एरियाज में फ्री मिलते हैं, है ना। नंबर्स बहुत सारे हैं, करोड़ों में, अभी मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोगों को फ्री अनाज मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? वो क्योंकि बजट से ही तो पैसा एलोकेट किया जा रहा है, समझ रहे हो आप। तो इसलिए बजट को जानना जरूरी है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। और बीइंग एन कॉमर्स स्टूडेंट, आपका तो रोजी रोटी यहां से चलेगी, तो ये आपके लिए सर्वप्रथम सबसे जरूरी काम है, ठीक है जी। बजट क्यों जरूरी है ये भी बात हो गई भैया। अब देखो,
बजट जब भी आता है ना तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो इस साल के बजट में 9 पॉइंट्स रखे गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहला उनका जो ध्यान है वो है प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। वो एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाह रहे हैं। और अगर अभी आपने ध्यान दिया होगा, हालांकि मैं थोड़ी देर में ही बताऊंगा, तो एग्रीकल्चर से ही शुरुआत हुई है इस बार बजट की। देन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब भी क्लास लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मैं आपको बताता हूं स्किल्स पे वर्क करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है स्किल्स पे वर्क करना, ठीक है जी। अगर आप स्किल्स पे वर्क करोगे तो जाहिर सी बात है, एक डायलॉग है ना कि भाई क्या बोलते हैं, स्किल्स पे अगर आप वर्क करोगे तो जॉब झक मार के आपके पीछे आएगी। यानी जॉब जो देना चाहते हैं वो तो खोज रहे हैं लोगों को, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कई बार हमारे पास वो लोग भी नहीं है जो उस केपेबल हो। ये कई सारे सर्वेज में आता है। तो ऑलवेज फोकस ऑन योर स्किल्स। स्किल्स में लर्निंग स्किल भी है, कम्युनिकेशन भी एक स्किल होती है, पर आपका जो नॉलेज है उसको अंडरस्टैंड करना भी स्किल है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ किताब पढ़ते हैं और पढ़ के सीख रहे हैं, उनकी अपनी समझ गायब हो रही है। समझ लाना भी एक स्किल है। इन चीजों पर भी आपको वर्क करना है। सोचो, थिंकर बनो, थॉटफुल बनो, ठीक है। बहसबाजी के लिए नहीं, समझदारी के लिए, ठीक है। नाउ इंप्रूव्ड ह्यूमन रिसोर्स सोशल जस्टिस, ये उम्मीद की जा रही है, हम तो चाहेंगे कि ये इंप्रूव नहीं बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है जी। तो ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज पे इनका फोकस है। वो तो रहेगा ही, क्योंकि बिजनेस चलाना है, देश चलाना है, तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों ही हमारे लेफ्ट एंड राइट हैंड की तरह है। देन अर्बन डेवलपमेंट, इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अर्बन डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि कोशिश की जा रही है कि सोसाइटीज बनाई जाए, अर्बन एरियाज को और डेवलप किया जाए, है ना, रहने की सुविधा बनाई जाए। आज भी आप देख रहे होंगे मेट्रो सिटीज में पानी गिरता है, पूरा पानी पानी हो जाता है, समझ रहे हो, चाहे बेंगलोर ही क्यों ना हो, चाहे दिल्ली ही क्यों ना हो, समझ रहे हो। कुछ भी ऊपर नीचे आता है, लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, जगह कम है, लोग इतने सादा भर गए। तो जाहिर सी बात है ये डेवलपमेंट की जरूरत है, इस पर तो होना ही चाहिए। फिर ये 7 पॉइंटर्स हैं जो मेन पॉइंट्स दिए गए हैं ना। एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो जरूरी ही है अगर आपको पूरे अच्छे से देश को करना है तो। इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, आगे चलकर क्या होने वाला है, कैसे युग जाने वाला है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने सोचा है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए भी वो अभी से तैयारी कर रहे हैं। तो ये 9 पॉइंटर्स है, इसलिए बजट जरूरी है। ये सब आपको पता होने चाहिए, इसलिए बजट जरूरी है। हमें आगे बढ़ना है, इसलिए बजट जरूरी है। बजट को जानना जरूरी है, ठीक है जी। चलो भैया, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बातें हैं, बजट को कैसे समझे। ठीक है भैया, समझ गए हम जरूरी है, पर समझे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा बजट में क्या है, क्या नहीं है, कैसे है, क्या होने वाला है। देखो सबसे पहली बात, स्पीच देखना स्टार्ट करो। ये बोरिंग हो सकता है, लेकिन अगर आपको कुछ करना है ना तो इस बोरियत से ही आपको प्यार करना पड़ेगा। आप सोचो ना, म्यूजिशियन भी तो रोज म्यूजिक बजा रहे हैं, लेकिन हर दिन एक नई धुन निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्यार है उस चीज से। हमें भी हमारे प्रोफेशन से, हमारे प्रोफेशन की जितनी भी ड्यूटीज हैं उन सब से प्यार होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है बजट को कैसे समझे। मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूं। अगर आपने देखा होगा तो फार्मर एजुकेशन काफी बढ़ा था, है ना। फार्मर्स काफी इस बार सरकार के विरोध में गए थे, काफी सारे आपने देखे थे, चक्का जाम हुआ था, दिल्ली में भी हुआ था, बहुत सारा हुआ था। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान दोगे, मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले जब ये एग्रीकल्चर वाला पॉइंट आ रहा था, कि सबसे पहले निर्मला सीतारमण जी ने जिसको एड्रेस किया है वो हमारे फार्मर्स थे। तो कैसे समझे, आपको सिर्फ आसपास की समझ ही तो पैदा करनी है। आप देख रहे हो कि भैया जी यहां पर कुछ तत्व हैं जो कि नाराज हैं, उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है, वो जैसा चाहते हैं सरकार के हिसाब से वो कह रहे हैं कि हम पूरी कर रहे हैं, बात नहीं बन रही है, पर लोगों के हिसाब से नहीं हो रहा। और उसकी वजह से आप देखो, हमेशा ध्यान रखना, हम किसी सरकार के फेवर में नहीं है, किसी सरकार के अगेंस्ट में नहीं है, हम हमारी समझदारी के फेवर में है। आप देखो हमेशा जब भी गवर्नमेंट प्रेशर में आती है तो फिर गवर्नमेंट उनके लिए कुछ ना कुछ करती है। तो सबसे पहले बस यही समझ पैदा करो फार्मर्स। दूसरी चीज, अब आपको पता है कि इस बार वोट हुआ है, सरकार आई है, सरकार फुल बहुमत के साथ नहीं आई है, कुछ जोड़ीदार भी साथ लाई है। इसलिए सेकंड स्टेप पर जो चीजें उन्होंने की है, जो उनके जोड़ीदार हैं, यानी कि बिहार गवर्नमेंट एंड आंध्र प्रदेश, दोनों के लिए काफी कुछ किया गया है। बजट को समझने के लिए आपको सरकारों को समझना जरूरी है। बहुत कम लोग ये बात समझते हैं। कई लोग कहते हैं हमें पॉलिटिक्स से क्या लेना देना। बिल्कुल मत लो, कौन है पॉलिटिक्स में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसी बनाने वाली है, वो किस चीज के ऊपर पॉलिसी बनाने वाली है, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, ये सोचने का आइडिया तो हम लगा ही सकते हैं। ऑफ कोर्स हम 100% सही नहीं होंगे, लेकिन अगर हम सोचेंगे तो हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं। तो ये आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले फार्मर्स की ही बात की गई है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, समझ रहे हो आप।
फिर बिहार, आंध्र प्रदेश, एमएसएमईज के ऊपर बात की गई है, वुमेन्स के ऊपर बात की गई है। तो समझो अब जो जो जनरेशन आ रही है वो वुमेन्स के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। आपकी बहनें होंगी, आपकी मम्मीज होंगी, आपकी दोस्त होंगी, उन सब तक ये बात आपको पहुंचानी है, क्योंकि अब ये उनके युग की ओर आ रहा है, उनका उत्थान होने के, क्योंकि माना जाता है कि वुमेन्स हमारे यहाँ बहुत ज्यादा अभी पीछे हैं। तो ये चीजें समझना है। तो बजट को कैसे समझे? इन्हीं चीजों से समझिए। आप उनकी स्पीच देखिए, आप सरकार की स्ट्रेंथ देखिए, आपको समझ में आएगा। अगर आप होते, मान लीजिए आपकी 2 टांगे लुढ़की हुई हैं, तो जो वो टांगों को बनेगा या जो उनका सहारा देगा, क्या आप उसके लिए कुछ नहीं करोगे? करोगे। तो इसीलिए इस बजट में इनके लिए भी है। तो जब आपको बजट को समझना है तो बस आपको अपनी समझदारी इंक्रीज करनी है। समझ रहे हो? एमएसएमई सेक्टर होता है, यहां पर भी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान इस बार हो रहा है। उसमें बहुत सारी वो उन्होंने रिफॉर्म्स किए हैं, मतलब कोशिश की है, उसके लिए पॉलिसीज बनाई है। क्यों? क्योंकि यहां पर कई बार ऐसा कहा जाता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो बेचारा पीछे जा रहा है, तो वहां पर जॉब्स लॉस्ट हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है, जहां पर जॉब लॉस्ट हो रही है तो गवर्नमेंट का तो काम ही है ना। गवर्नमेंट तो हमारे देश की एक तरीके से पूरा मेन बॉडी है जिसको हर जगह पर जाना है। तो आप उनकी स्पीचेस में देखिए, आपको एमएसएमईज भी इनिशियली स्टेज पर ही मिलेंगे। इनके बारे में बात इनिशियल स्टेज पर ही की गई है। चलिए अब थोड़ा सा और मैं बताता हूं कि अगर आपको बजट को समझना है तो जाहिर सी बात है, सरकार के पास पैसे कहां से आ रहे हैं ये देखना, और पैसे जा कहां रहे हैं, कौन आया कौन गया। तो देखिए सरकार के पास कहां कहां से पैसे आ रहे हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है 19% टैक्स। हालांकि पता है, मैं ये पर्सनल ओपिनियन है मेरा, मैं चाहूंगा कि यार ये टैक्स का परसेंटेज कम होना चाहिए यार। इनकम टैक्स का मतलब होता है डायरेक्ट टैक्स, जो सीधा सीधा लगता है और जिसमें मोस्टली सैलरीड इंप्लॉइज फंसते हैं, यानी जहां पे वो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं, है ना। हालांकि हम तो जीएसटी भी पे करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो सरकार के पास जो सबसे ज्यादा पैसे आ रहे हैं वो इनकम टैक्स से आ रहे हैं। ये देखो जीएसटी से आ रहे हैं 18%, इनकम टैक्स से जीएसटी से भी ज्यादा आ रहे हैं। ये मुझे थोड़ी सी बात अजीब सी लगती है। मुझे लगता है कि सरकार के पास अगर पैसे आ रहे हैं तो जीएसटी से ज्यादा है, समझ में आता है इनकम टैक्स से। तो हम सबको पता, हम चाहते हैं कि टैक्स कम हो जाए। इसमें मैं ये कह सकता हूँ थोड़ा बायस्ड भी हूँ, क्योंकि हम भी चाहते हैं टैक्स कम हो जाए। ठीक है जी। फिर यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5% आ रहे हैं, बोरोइंग्स के थ्रू, यानी यहाँ गवर्नमेंट से जो भी बोरो करते हैं उससे 27% बन रहा है। तो मोस्टली तो हमारा यही परसेंटेज है ना, मेन परसेंटेज तो हमारा यही है। देन नॉन टैक्स रिसिप्ट, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, कस्टम, कॉर्पोरेशन टैक्स, यहां से आपके कॉर्पोरेशन टैक्स से भी काफी अच्छा खासा पैसा आ रहा है, 17%। ठीक है जी। तो यहां से पैसे सरकार को मिल रहे हैं। अब सरकार खर्च कहां कहां करने वाली है, क्योंकि यहां से हमारा कुछ ना कुछ दिमाग लगता है। जैसे देखिए, पेंशन में 4%, हमारे पास जो पेंशनर्स है उनको 4% है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है 8% है। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स 9% है। 21%, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। स्टेट बार्स ऑन टैक्सेस एंड ड्यूटीज 21% है। डिफेंस पे 8% हमारे बजट का खर्च हो रहा है। सब्सिडी 6%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 16%, इंटरेस्ट पेमेंट में 19%। यानी कि अगर आप देखोगे तो बोरोइंग्स यानी यहां से रिसीव ज्यादा है और इंटरेस्ट पेमेंट में हमारा कम है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, है ना, हम इंटरेस्ट पेमेंट में कम कर रहे हैं और बोरिंग से हमें पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो भैया यहां पर पैसा आने वाला है और यहां से पैसा जाने वाला है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप बजट को समझ सकते हो। आप इसमें थोड़ी सी और एनालिसिस कर सकते हो। इसको थोड़ा सा और देखते हैं। तो देखिए, अगर आपको पता ही है, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपकी इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की अगर अच्छी समझ है ना, तो आप कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन करने वाले हो। बट उस समझ का यूज भी करो, है ना। समझ है लेकिन अपन बैठे हुए तो नहीं। तो देखिए, दूसरी चीज ये है कि किसी भी देश को चलना है तो रोबस्ट इकोनॉमिक फाउंडेशन होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है भैया जी, हम इन्फ्लेशन देखते हैं, है ना, जीडीपी के आंकड़े देखते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। तो देखिए, उसके लिए भी सरकार ने दिया इंप्रूवमेंट ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। डेफिसिट देखिए आप 23 में, यहां से 24 पे यहां पे पहुंच गए। तो ये इन्होंने यहां पर मार्क करके दिखाया हुआ है ना। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर थोड़ा अपना इंक्रीजमेंट साइड की ओर जा रहा है।
देन उसके बाद यहां पर अगर आप देखोगे तो रियल जीडीपी और रियल जीडीपी ग्रोथ, तो ये देखो ये दिख रहा है आपको, और इसीलिए कहा जाता है कि हमारे पास हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 8.2% से हम ग्रो करने वाले हैं। ठीक है जी। नाउ एक्सप्लेनेशनरी पीएमआई इंडेक्स जो है वो हमें यहां पर दिखा रहा है सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, तो ये रहा 24 के आंकड़े हैं, यहां तक पहुंच गए अपन। ठीक है जी। डिक्लाइन इन ग्रॉस एनपीएस, एनपीएस में कमी आई है ऐसा माना जाता है, बीच में एनपीएस बहुत ज्यादा हाई हो गए थे, तो यहां पर भी अगर आप देखो तो मार्च 2024 तक एनपीओ का थोड़ा सा रेशियो कम हुआ, तो ये कुछ अच्छी चीजें होती है। डिक्रीजिंग फिस्कल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट भी हमारा FY 24 में कम हो रहा है, उम्मीद की जा रही है। फिर उसके बाद हमारे पास है टेमिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन देखिए हमारे पास 23 तक में का ही टारगेट दिया हुआ है और ये 5.4 पर अब चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इकोनॉमिक इंडेक्सेस हैं जहां से हमें ये पता चलता है कि हमारी गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है, और ग्लोबली भी यही चीजें हमारी देखी जाती हैं। यहीं से पता चलता है कि भैया अगर हर चीज कंट्रोल में है तो ओके, क्योंकि देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, इन्फ्लेशन भी खराब है तो डिफ्लेशन भी खराब है। हमारा काम है बैलेंस होने का, सरकार का काम है ना इधर भागे ना उधर भागे, है ना। इसलिए व्यू पॉइंट में भी कहा जाता है एक्सट्रीम लेफ्ट भी बेकार होता है और एक्सट्रीम राइट भी बेकार होता है, आपको बैलेंस ही खोजना पड़ता है, समझ रहे हो। तो इसलिए यहां पर इसी तरीके से बनाया जाता है। अगर आप कभी सोचो कि ये जीरो हो जाए तो वो भी सही नहीं है, और बहुत ज्यादा हो जाए वो भी सही नहीं है, ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, हालांकि आप इकोनॉमिक्स में ये सब समझ ही जाओगे। चलिए अब देखो मेजर स्कीम जहां पर इन्होंने एलोकेट किया है। ठीक है जी, हम क्या कर रहे हैं, हेडिंग भूल मत जाना, हमारा हेडिंग है बजट को कैसे समझे। तो देखो आप बस ये डाटा को आपको समझना है। तो भैया जी अगर मेजर स्कीम में कौन कौन सी एलोकेट किया जा रहा है, तो देखो इन्होंने बताया मनरेगा में, मनरेगा अपने यहाँ बहुत अच्छी स्कीम है, गांव में इन्होंने बहुत अच्छी जॉब दी थी, मतलब ये स्कीम जो लेकर आए उनकी काफी प्रोत्साहना भी होती है। तो 2023-24 में बजटेड ये है, 24-25 में बजटेड ये है, मतलब हम मनरेगा में इंक्रीज करने वाले हैं। यानी गांव में जो लोग हैं, आपको मनरेगा पता ही होगा, है ना, कि जो मजदूर लोग होते हैं उनके लिए लेबर का एक फिक्स्ड पीरियड कर दिया जाता है कि इतने दिन की उनकी मजदूरी मिल जाएगी, है ना, उनको वर्क मिल जाएगा बेसिकली। ठीक है जी, मजदूरी मतलब ऐसे ही नहीं, वर्क के थ्रू। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 23-24 में 840, यहाँ 1200। ठीक है जी, ये हम बढ़ाने वाली करोड़ में सारी फिगर्स। फिर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में पहले 442, इस बार हम काफी ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आप परसेंटेज बेस पे देखोगे तो इस पे इतना नहीं है जितना इस पे है, परसेंटेज बेसिस में काफी अच्छा है। ये सब बजटेड है, ये बात याद रखेंगे अपन। PLI ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ये बढ़ाया हुआ है, ये तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट डबल, नहीं ऑलमोस्ट डबल तो नहीं, 80% समथिंग हो रहा है। देन उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सेमी कंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग, सेमी कंडक्टर जिसकी आजकल बात हो रही है, बहुत ज्यादा बात हो रही है, देखो इसमें भी ये डबल से ज्यादा आगे जा रहे हैं। आपको पता है ना, सेमी कंडक्टर जब से ईवीज का चक्कर चालू हुआ है तब से सेमीकंडक्टर की बात और बढ़ गई है, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे खर्च बढ़ाया गया है। सोलर पैनल, मैं ये आपसे सभी से कहूंगा, अगर मान लो आप गांव में रहते हो तो फिर शायद आपका इलेक्ट्रिसिटी का इतना खर्चा नहीं होगा, लेकिन जितने जो भी लोग अगर शहरों में रहते हैं और उनका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बहुत ज्यादा है, तो कोशिश करो, बात करो सोलर पावर की, अपने यहाँ सोलर पैनल जरूर लगवाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं तो खुद अपने घर के लिए भी बात की है पर अभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी अंदर कंट्रोल है तो इसलिए इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा होगी तो जरूर लगवाना चाहिए क्योंकि ये बहुत बेनिफिट देता है अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज़्यादा है तो। ठीक है, नाउ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर LPG में इन्होंने पहले 180, अब की बार 1500, यानी लगभग सब में दुगना का काम चल रहा है ना, लगभग। फिर उसके बाद लाइन्स एंड क्रेडिट अंडर आइडिया स्कीम पहले 1300 था, और ये तो भाई सब 3 गुने के आसपास बन रहा है। ठीक है जी, तो ये सब बजटेड किया गया है। यानी इन सारे तरीकों से आप समझ सकते हो कि बजट कैसे चलने वाला है, बजट को कैसे बनाया जा रहा है। इन स्कीम्स के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है, इन सब चीजों की नॉलेज होना जरूरी है। अब भैया अगर मुझे इन सब चीजों की नॉलेज चाहिए तो जाहिर सी बात है, मुझे ये तो बताओ कि ये आप कहां से उठा के लाए, क्या आप भी नेट पे सर्च कर रहे थे, क्या आप भी यहां वहां गए? देखो कुछ चीजें तो मेम वाली तो नेट पे ही देखने में मजा आता है, हंसी मजाक भी बने रहना चाहिए लाइफ में, लेकिन कुछ चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले जब भी बजट आता है उससे एक दिन पहले, 2 दिन पहले, हालांकि नॉर्मली एक दिन ही होता है, इकोनॉमिक सर्वे की एक रिपोर्ट आती है। आपको इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट देखनी है, यहां पर यह बता दिया जाता है जैसे जीडीपी के आंकड़े हैं, इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं और हम क्या क्या करने वाले, इसमें एक विस्तृत रिपोर्ट आती है। अगर आपका सपना बहुत ऊपर जाने का है तो आप ये रिपोर्ट पढ़ सकते हो, एटलीस्ट खाली टाइम पे पढ़ सकते हो। अगर लगता है नहीं तो मेन पॉइंट्स पढ़ो ताकि आपको कुछ तो डायरेक्शन मिले, कुछ तो नॉलेज आपकी एनहेंस हो, कुछ तो आप सिस्टम को समझना शुरू करो। ठीक है जी, तो आपको कुछ नहीं करना, इकोनॉमिक सर्वे 2024 टाइप करना है, ये आपके पास आ जाएगा, आपको इस वेबसाइट पर जाना है। सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे होता है, ये देखो इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 हाइलाइट्स, ये यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई देगा। ठीक है जी, फिर यहाँ पर आपको डाउनलोड करने, PDF डाउनलोड करना आपको आता है, आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो, या फिर ये रहा डाउनलोड इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है जी, हालांकि ये बहुत ज्यादा विस्तृत रूप में है तो आप हेडिंग्स पढ़ो, बट कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज सीख करने की कोशिश करो, है ना। जितना आप नॉलेज लोगे उतना आपके लिए फायदा होगा।
अब जो मैं लेके आऊं वो कहां से लेके आऊं भैया? तो देखो कुछ नहीं करना होता, सरकार जब भी बजट पेश करती है तो वो चाहती है कि पब्लिक उसको समझे, तो इसीलिए आपको कुछ नहीं करना है, बस बजट हाईलाइट सर्च करना है, 24-25 का पीडीएफ खुलेगा, ये आपके पास यहां पर पीडीएफ आ गया, ये देखो यहीं से मैं लेकर आया हूं, कोई अलग से नहीं लेकर आता, कोई भी अलग से नहीं लेकर आता, सब यहीं से पढ़ाते हैं। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको ये नॉलेज मिल जानी चाहिए। बस होता क्या है कि हम कॉमर्स लेते हैं कई बच्चे क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं की, या फिर हम पढ़ना नहीं चाहते, या फिर पता नहीं क्या चक्कर है। पर आप में से अगर कोई भी है जो सच में पढ़ के करना चाहता है तो ये रहे डॉक्यूमेंट, मैं आपको बता रहा हूं कैसे खोजना है। तो बजट को कैसे समझे, यहां से समझे, समझ रहे हो? चलिए अब क्योंकि अपन ने वीडियो बनाया है तो बैक टू द वीडियो, आगे चलते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं, बस अब एक पॉइंट है कि इस बार के बजट में क्या है। तो आओ देखिए भैया इस बार के बजट में क्या है। तो देखो सीधी सी बात है, मैंने अभी अभी आपको बताया भी कि इस बार का बजट जो है, अगर आप गवर्नमेंट को समझते हो, पॉलिटिक्स को समझते हो, आप बाकी सारी चीजों को समझते हो, थोड़ी भी समझदारी आपके पास है, इंटेलेक्ट आपके पास है, तो आप समझ जाते हैं कि इस बार प्रोजेक्ट में क्या होने वाला है, मतलब बजट में क्या होने वाला है। तो फार्मर्स पर ध्यान था, शुरुआत भी वहीं से हुई, फिर वुमेन्स की बात की गई क्योंकि अब वुमेन एम्पावरमेंट पे हम काफी फोकस कर रहा है हमारे कंट्री, फिर एमएसएमईज के बारे में बात की, फिर बिहार और आंध्र प्रदेश के बारे में बात की गई, फिर उसके बाद धीरे धीरे बाकी सारी चीजों के बारे में बात की गई है। तो आइए जरा देखते हैं इसके ऊपर क्या क्या चीजें हैं ना। तो बेसिक मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब भी आपको बजट को समझना है तो आपको आसपास की संरचना भी समझनी पड़ेगी, आसपास की सिचुएशंस को भी समझना पड़ेगा। आप सिर्फ ये नहीं कर सकते कि बस हम बैठे हैं टीवी से न्यूज मिली, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको कुछ करके दिखाना है, एक दिन आप जॉब प्रोवाइडर बनोगे, मेरी ये उम्मीद है, दुआ है, आशीर्वाद है, ठीक है। चलिए तो अब देखिए आज बार क्या क्या था। तो की फीचर्स ऑफ बजट 2024 एंड 25, जरा इसका थोड़ा सा फास्ट एक रिव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो देखो बिहार, जितने भी लोग बिहार में हैं दे कैन फील हैप्पी, है ना, कैन चीयर। और अगर आप में से किसी का बिजनेस माइंडसेट है तो आप अगर बिहार में हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि माना जा रहा है कि इस बार बिहार में 58,900 करोड़ की बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। देखो 26,000 फॉर रोड्स इंक्लूडिंग पटना पुणे बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, जेडीयू बुद्धिस्ट कॉरिडोर डिमांड, सॉ प्रोग्रेस, गंगा रिवर ब्रिज वाज अप्रूव। तो बहुत सारी चीजें की गई है, टोटल माना जा रहा है 58,900 करोड़ बिहार में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश में ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ दिस फिस्कल एंड इन फ्यूचर ईयर्स ऑफ द डेवलपमेंट फॉर कैपेसिटी ऑफ द स्टेट, यानी यहां पर एक कैपेसिटी बनाई जा रही है जो कि आगे जो सीएम है उनका एक सपना है ना। तो वहां पर वो कोशिश कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू जी कि भैया जी उस सिटी को पूरा डेवलप किया जाए, तो उसके लिए 15,000 करोड़ के आसपास की राशि उनको मिल सकती है, समझ रहे हो। तो इन स्टेट्स में जो भी है कैन चीयर्स। बाकी लोग जो मेम्स में है कि भैया हमने क्या बिगाड़ा था, है ना, तो ये पॉइंट होता है। तो बाकी चीजें क्या होती है, अलग अलग तरीके से होता है। एक सरकार कभी भी दो स्टेट की नहीं होती, लेकिन जिन स्टेट की गवर्नमेंट है वहां पर, मतलब जिन्होंने विधायक में सांसद जीते हैं, तो उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। ये बेसिक सा पॉइंट है ना। हम अगर मान लीजिए दूसरी पार्टी भी आती तो उनके भी जो घटक दल है वो उनका ध्यान रखते, क्योंकि भाई घटक दल है, अगर घटक दल इधर से उधर गए तो सरकार चली गई। लेकिन मेजर रोल जो सरकार का होता है वो डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन एज अ होल होता है, ठीक है जी। तो भैया जैसे पहले तो ये हो गया, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आती है बारी रोड मैप। सबसे पहले जो सरकार ने बताया है वो बताया है रोड मैप, है ना। 9 पॉइंटर्स में आपको पहले ही बता चुका हूं। इनका फोकस है 4 मेजर कास्ट पर। अब आप सोच रहे हो कास्ट यानी वाली कास्ट, नहीं, इनका ध्यान ही है, ये चाहते ही हैं, और मैं इस चीज में इनके साथ हूं कि भैया कास्ट सिस्टम हमारे यहां से हटना चाहिए, धीरे धीरे सही जाए जैसे भी, ताकि सब लोग सेम व्यवहार में रहें। तो इसीलिए इन्होंने कास्ट के नाम बदले हैं। ये वो वाले कास्ट नहीं जो आप सोच रहे हो, गरीब, महिलाएं, अन्नदाता, युवा में हम सब आएंगे, आप भी आ जाओगे, है ना। तो अब की बार इन्होंने ये चीजें बदली है। इनका 4 जो फोकस एरियाज हैं वो कास्ट में है पुअर, महिला, अन्नदाता एंड युवा, ठीक है जी। तो इनका फोकस ये बजट का इन्हीं 4 लोगों पे ज्यादा था, ठीक है जी। नाउ बजट थीम है एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमईज एंड मिडिल क्लास। यानी कि इन्होंने कोशिश की है मिडिल क्लास, हालांकि जितने मेम या जितनी न्यूज आपने देखी होगी उसमें मिडिल क्लास शायद उतना खुश नहीं है, पर इन्होंने कोशिश की थी कि बजट की थीम में इन चारों चीजों को रखा जाए। स्किलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान रखिएगा, है ना। नाउ इसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया। तो देखो मैंने पहले से ही ब्लैक मार्क रखा है ताकि थोड़ा सा कम टाइम में अपन कवर अप कर पाए। तो प्रायोरिटीज ऑफ विकसित भारत में एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, यहां पर आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये आपके काम की चीजें हैं। हालांकि अभी तो नहीं, लेकिन 1-2 साल, 3 साल, 4 साल बाद आप जॉब लेने वाले हो। तो यहां पर देखो 1 month बेस्ड टू न्यू एंट्रेंट्स इन ऑल फॉर्मल सेक्टर्स, 3 इंस्टॉलमेंट अप टू 15,000 एक्सपेक्टेड टू बी बेनिफिट 2,10,000 यूथ। लैख में है ये,
लाख में, यानी कि पीएम ने पैकेज 3 स्कीम्स दी हैं एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स के रूप में। ये हालांकि गवर्नमेंट की बहुत ही फेमस स्कीम है और इसमें पहले भी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा हो चुका है। स्कीम ए में ये फर्स्ट टाइमर के लिए है कि भैया जी ये 3 इंस्टॉलमेंट्स में 15,000 रुपए लोगों को तक पहुंचाएंगे जो फॉर्मल सेक्टर्स में वर्क कर रहे हैं। ठीक है जी। फिर जॉब बी में है लिंक्ड फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज इंसेंटिव टू बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर फॉर ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन इन द स्पेसिफाइड स्किल्स फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स एक्सपेक्टेड टू बी बेनिफिट 30 लाख यूथ। इस स्कीम के अंतर्गत वो मान के चल रहे हैं कि 30 लाख यूथ हमारे बेनिफिट लेंगे। नाउ गवर्नमेंट विल रिम्बर्स ईपीएफओ कंट्रीब्यूटर्स ऑफ एम्प्लॉयर्स अप टू 3,000 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स फॉर ऑल न्यू हायर्स एक्सपेक्टेड टू जनरेट 50 लाख जॉब्स। गवर्नमेंट यहां पर कोशिश कर रही है कि जो हमारे पास बिजनेसमैन हैं, जो भी लोग जॉब देते हैं, वो लोग नए लोगों को जॉब दें, तो गवर्नमेंट उनको भी कुछ इंसेंटिव्स देने वाली है ईपीएफओ के माध्यम से। और इसमें कम से कम ये उम्मीद की जा रही है कि 50 लाख और जॉब्स आएंगी, क्योंकि आप सबको पता है हमारे यहाँ जॉब्स की बहुत कमियां चल रही हैं। ऐसे लोग कहते ही हैं, है ना, चल रही है कि नहीं वो तो सारे डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जहां पर हम सबको पता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने फोकस किया है। फिर लोन, यहां पर प्लीज ध्यान दीजिएगा, loan up to 7.5 lakh with a guarantee from a government promoted fund expected to help 25,000 students every year। ये एज अ स्टूडेंट अगर आप लोन लेना चाहो तो जो स्टूडेंट का लोन जो होता है वो 7.5 लाख विद अ गारंटी फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट उस बात की गारंटी कर आपको लोन प्रोवाइड कराएगी। अगर आप इस स्कीम का फायदा उठाने चाहो तो उठा सकते हो। हालांकि अभी आप 12th में हो, लेकिन हायर स्टडीज में जब आप जाओगे तो हो सकता है आपको इसकी नीड पड़े। देन स्किलिंग प्रोग्राम के हिसाब से, ठीक है जी, ये तो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के हिसाब से था। स्किलिंग प्रोग्राम के हिसाब से 20 लाख यूथ विल बी स्किल्ड ओवर 5 years पीरियड, ये इनका मानना है। 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स विल बी अपग्रेडेड टू हब एंड स्पोक अरेंजमेंट्स विद द आउटकम ओरिएंटेशन, कोर्स कंटेंट डिजाइन अलाइंड एज पर द स्किल नीड्स ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इन्होंने कोशिश की है कि यहां पर वो मान के चल रहे हैं कि 20 लाख यूथ को वो स्किल वर्कर में चेंज करेंगे 5 years के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये यहां पे सारे पॉइंट्स हैं जो कि इंप्लॉयमेंट एंड स्किलिंग के लिए किए गए हैं। देन उसके बाद कुछ अलग चीजें हैं जो कि है इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, जो कि एक पॉइंट था हमारा। तो सोशल जस्टिस के हिसाब से इनकी जो पहले से भी पॉलिसी, अगर आप गवर्नमेंट पॉलिसीज को थोड़ा भी समझते होगे तो इन्होंने पहले से ही कह रखा है कि भैया हम भी ईस्ट की ओर देखना चाहते हैं ना, ऐसा माना जाता है या उनकी धारणा थी कि भैया हम कभी भी ईस्ट की ओर नहीं देखते। तो यहाँ लुक ईस्ट वाली जो पॉलिसी है वो अभी भी कंटिन्यू कर रही है और इसके हिसाब से वो प्रवृत्ति यानी विकास भी विरासत भी, इसके अंतर्गत ये लोग यहाँ पर कम से कम प्लान फॉर एंडोमेंट ऑफ रिच स्टेट्स ईस्टर्न पार्ट्स कवरिंग बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश फॉर द जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी टू अटेन विकसित भारत। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा, यानी अमृतसर से लेकर कोलकाता तक का एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जहां पर बिजनेस आसान होगा, वहां पर लोग पहुंच पाएंगे। तो ये एक काम किया इन्होंने। दूसरा, जहां पर आपके वुमेन्स लोगों को ध्यान देना है, प्लीज जो भी हमारे यहाँ फीमेल कॉमियंस है, प्लीज आपको समझना है कि आने वाला युग आपका है। अगले 5-10 साल आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज आने वाली है वो पता नहीं बाद में आएंगी कि नहीं आएंगी, और अभी मार्केट में उतनी डिमांड, मतलब डिमांड तो है लेकिन उतनी सप्लाई नहीं है। तो अगर आप लोग बहुत अच्छा कर गए तो आप कहां पहुंचोगे 5-10 साल में, कोई नहीं जानता। तो देखिए, एलोकेशन फॉर मोर देन 3 लाख करोड़ फॉर स्कीम्स बेनिफिटिंग वुमेन एंड गर्ल्स, यानी कि यहां पर बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लाई जाएंगी, कम से कम मोर देन 3 लाख करोड़ फॉर स्कीम्स बेनिफिटिंग वुमेन्स एंड गर्ल। तो ऐसी कोई भी स्कीम है जहां पर वुमेन्स और गर्ल्स को बेनिफिट होने वाला, तो उसमें 3 लाख करोड़, बहुत बड़ा अमाउंट है, ये खर्च किए जाएंगे। तो इसको आपको ध्यान देना है, वुमेन्स को खासकर, है ना। या मैं यहाँ पे क्या करता हूं, एक प्यारा सा एस्टिक मार देता हूं। देन प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत इंप्रूविंग सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस, तो ट्राइबल के लिए इन्होंने क्या किया, 63,000 विलेजेस बेनिफिटिंग 5 करोड़ ट्राइबल पीपल्स। तो इस अभियान के तहत वो कोशिश कर रहे हैं कि 63,000 विलेज यानी कि 5 करोड़ ट्राइबल पीपल्स का भी वो उत्थान कर पाए। देन मोर देन 100 ब्रांचेस ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक विल बी सेटअप इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, क्योंकि हम चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट रीजन भी हमारा डेवलप हो, वहां बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो वहां पर जाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश रिकॉग्नाइजिंग 15,000 करोड़, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यहां पर उन्होंने उसके लिए दिए है। ये सारी बातें गवर्नमेंट अपने बजट में बताती है, आपको बस इसको पढ़ना है और एनालाइज करके देखना है कि आप इसका कैसे बेनिफिट ले सकते हो, है ना। नाउ प्रायोरिटीज, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर के लिए उन्होंने क्या किया है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपका ध्यान यहाँ पे ले जाना चाहता हूँ, कहाँ गया ये रहा। एक तो ये है मुद्रा लोन अब 20 लाख तक का मिल सकता है फ्रॉम द करेंट 10 लाख अंडर द तरुण कैटेगरी। ठीक है जी, तो मुद्रा लोन की जो लिमिट है वो 20 लाख तक पहुंचा दी गई, यानी एक तरीके से डबल कर दी गई है। तो अगर आप लोन लेकर कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिट है। नाउ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, जिसकी बात आपने शायद अब तक बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुन भी ली होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आपका इस पे ध्यान जाना चाहिए। क्या कि स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज अप टू 500 टॉप कंपनीज टू 1 करोड़ यूथ इन 5 years।
इनका मानना है कि जो टॉप 500 कंपनीज हैं उनके अंदर हम कम से कम 1 करोड़ लोगों को वहां पे इंटर्नशिप दिला सके, ये इनकी योजना है। इसके अंतर्गत उनको पैसे मिलेंगे अलाउंस of 5,000 per month along with a one-time assistance for ₹6,000 through CSR fund। अब आप सोच रहे होगे कि 500 कंपनीज जो है टॉप की कंपनीज है वो किसी इंटर्न को क्यों रखेंगी, है ना, जब उनके पास एक्सपीरियंस बंदे हैं और वो पैसे देके पैसा बनाना चाहेंगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक अच्छी स्कीम की है कि CSR फंड, यानी कि अगर वो ये वाली काम करते हैं, इंटर्न्स को जॉब रखते हैं, तो वो जो पैसे उनके CSR फंड में, मैंने आपको बता रखा है सेक्शन 135, भूल तो नहीं गए हो ना, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 135 है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है जी। इसके अंदर CSR फंड आता है, कंपनीज के जो प्रॉफिट होते हैं उसके बेसिस पर निकाला जाता है, तो वो पैसा कंपनी को कहीं ना कहीं खर्च करना ही पड़ता है। तो इस बार सरकार ने कोशिश की है कि वो पैसा हम कहीं भी खर्च करने के बजाय ये कोशिश करें कि किसी को जॉब मिल जाए। तो यहाँ पर इंटर्नशिप में, यानी कि जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो इंटर्नशिप के लिए जाएंगे, स्टूडेंट्स के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटर्नशिप में बेसिकली वही लोग रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है ना। और इसमें क्या है कि कंपनीज भी मुझे लगता है कि धीरे धीरे शायद यूज टू हो जाएंगी, क्योंकि वो कहीं और खर्च करेंगी, क्योंकि CSR के पैसे खर्च तो करने ही है उनको और उसका पूरा विवरण भी देना है, ठीक है जी। तो बेटर होगा क्या कि भैया जी वो इंटर्नशिप में लगाए, तो कोई व्यक्ति उनके बिजनेस में आके काम करेगा, सीखेगा, और इससे आप सभी का फायदा होगा, क्योंकि आप लोग अपग्रेड हो पाओगे, ठीक है जी। तो ये स्कीम मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। बाकी फिर आप देख ही लोगे। फिर अर्बन डेवलपमेंट में जो आपको ध्यान देना है, बाकी चीजें आप पढ़ ही लोगे। जो मेरा मेन फोकस है PM आवास योजना अर्बन 2.0, यानी कि अभी तक आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो लोगों का आवास बनाकर दे रही है ना, कुछ असिस्टेंस दे रही है बेसिकली। तो देखिए, नीड 1 करोड़ अर्बन पुअर मिडिल क्लास फैमिलीज विल बी एड्रेस्ड विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख करोड़, यानी कि अब ये अपनी रीच बढ़ा रहे हैं, ये सोच रहे कि 1 करोड़ क्या बोलते हैं, गरीब और मिडिल क्लास दोनों तक ये पहुंच पाए, है ना, अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज तक ये पहुंच पाए। और इनका मानना है कि ये 10 लाख करोड़ तक इस पे खर्च करने वाले हैं। तो यानी कि किसी को आवास मिलेगा तो अच्छा लगेगा, घर के जहां आप रह रहे हो उसके ऊपर अगर छत हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये स्कीम भी बहुत ही अच्छी है और काफी सारे लोगों को आवास मिला भी है, तो उम्मीद की जाएगी कि ये वाली स्कीम जो है वो काफी अच्छी बेनिफिट दे देगी, है ना। नाउ यहाँ पे देखिएगा, अनेबलिंग पॉलिसी रेगुलेशंस फॉर, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि ये हमारे लिए, इसलिए मैंने इसमें टिक कर दिया कि कोशिश की जा रही है कि जो अपन रेंट पे जो घर लेते हैं उनकी पॉलिसीज को एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे एजेंट लोग क्या करते हैं, एक घर की कीमत है मान लीजिए 10,000, मैं मानता हूं कि उम्मीद कर रहा हूं कि इस स्कीम के तहत ये वाला सिस्टम बंद हो या थोड़ी सी इसमें अंकुश लगे। फ्लैट की कीमत है 10,000, डीलर आएगा कहेगा मकान मालिक को कि मैं इसको 15 में बिकवा दूंगा, 20 में बिकवा दूंगा। अब उससे क्या होता है, जिस घर की कीमत 10,000 रुपए है वो किसी को 20-25 में मिल जाती है। बट क्यों? क्योंकि कई जगहों पे घरों की कमी है, कई लोग सोचते हैं अरे बस पैसा दो रहने को मिल जाए। तो आई एम होपिंग कि इस ट्रांसपेरेंसी में ये वाली चीज हो जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कई बार जब आप मेट्रो सिटीज में आते हो तो जो आप किराया भरते हो बहुत ज्यादा होता है ना, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसमें ये उम्मीद है। तो यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट के अंतर्गत ये सारी चीजें हैं। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको अपने देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना पड़ेगा। कोई भी कंपनी आपके यहाँ क्यों आएगी? जब आपके पास रोड सही होगी, जब आपके पास पुलिस सही होगी, है ना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड होगा। तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ही तो आती हैं, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ये कोशिश कर रहे हैं 3.4% ऑफ जीडीपी का 3.4% ये इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने वाले हैं, जो कि वैल्यूज में अगर आप कहो तो 11,11,111 करोड़ होने वाला है, और ये प्रोविजन है, ठीक है जी। फिर 1.5 लाख करोड़ टू स्टेट्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन टू सपोर्ट रिसोर्स एलोकेशन, यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री लोन भी प्रोवाइड कराए जाएंगे स्टेट्स को, है ना। फिर फेज 4 में PMGSY विल बी लॉन्च प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी 25,000 रूरल हैबिटेशन, कोशिश है कि यहां तक हम कनेक्टिविटी पहुंचा पाए, है ना। फिर यहां पे बारी आती है फाइनेंशियल सपोर्ट टू द प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड 11,500 करोड़ फॉर कोशी मेशी इंटर स्टेट लिंक विद 20 ऑनगोइंग स्कीम्स, यानी कि यहां पर 11,500 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं इस स्कीम के अंतर्गत। और इसमें सिर्फ एक ही स्कीम नहीं है, 20 और भी स्कीम्स है, उन सब पे मिलाकर इतना रुपए खर्च होने वाला है। नाउ असिस्टेंस ऑफ फ्लड मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट्स ऑफ आसाम एंड सिक्किम उत्तराखंड, कोशिश कर रहे हैं कि सिक्किम उत्तराखंड आसाम में जो फ्लड आते हैं उनके ऊपर भी ये कुछ कोशिश कर पाए, तो वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है और आपको दिख रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काफी पैसा है। तो यानी आप देख रहे होंगे या आप मार्केट देखोगे तो आप देख रहे हो मार्केट बहुत भाग रहा है। एक टाइम तो मार्केट गिरा था, उसकी भी बात करेंगे क्यों गिरा था, लेकिन उसके बाद भागे जा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि यार देखो डेवलप तो करने वाला है हमारा नेशन, अब वो कैसे डेवलप करेगा, क्या होगा, वो धीरे धीरे आएगा सामने, लेकिन डेवलप तो करेगा, क्योंकि हमारी यूथ आप हो, हमारा भरोसा आप हो, ठीक है जी। चलिए
अब देखते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेस। जैसे निर्मला सीतारमण जी ने सबसे आखिरी में टैक्सेस की बात की थी, तो मैं भी आखिरी में टैक्सेस की बात लेकर आया हूं। देखो यहां पर इन्होंने ना कुछ चीजों पर कस्टम ड्यूटी कम की है, इसी वजह से आखिरी में हमें अगर मोटा मोटी भैया क्या सस्ता हुआ ये बता दो और क्या महंगा हुआ ये बता दो, जो सस्ता हुआ उसको ज्यादा ले लेंगे, जो महंगा वो कम ले लेंगे। तो वो सस्ता महंगा कैसे डिसाइड होता है, आपने भाषण में तो नहीं सुना होगा। वो सस्ता महंगा डिसाइड होता है ऐसे। तो देखिए जैसे इसमें इन्होंने चेंजेस इन कस्टम ड्यूटी, जहां जहां पे कस्टम ड्यूटी कम हुई होगी उसकी प्राइस सस्ती हो गई। तो ध्यान दीजिएगा, फुली एग्जाम्प्ट 3 मोर कैंसर मेडिसिन फ्रॉम कस्टम ड्यूटीज, 3 कैंसर मेडिसिन को वो कर दिया फुली एग्जाम्प्ट, तो जाहिर सी बात है उनकी प्राइस कम हो जाएगी। मोबाइल फोन्स के ऊपर इन्होंने 15% रिड्यूस बीसीडी टू 15%, 15% तक कर दिया। टू अपन क्वेश्चंस में भी पढ़ते हैं, टू और बाय का ध्यान रखना, 15% से रही 15% तक कम कर दिया है। देन रिड्यूस कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर, लीजिए भैया जो गोल्ड और सिल्वर के शौकीन है, जो उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। प्लेटिनम पे 6.4 है, गोल्ड एंड सिल्वर पे 6 है, यानी प्लेटिनम ज्यादा सस्ता हो गया थोड़े रेट में, ठीक है जी। नाउ रिड्यूस बीसीडी श्रिम्प एंड फिश फीड 5% है। एग्जेम्प्टेड मोर कैपिटल गुड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सोलर सेल्स एंड पैनल, सोलर सेल्स एंड पैनल्स के लिए उसमें काफी कुछ एग्जेम्प्ट किया गया है। फुली एग्जेम्प्ट कस्टम ड्यूटी ऑन 24 क्रिटिकल मिनरल्स, तो जो खत्म होने वाले मिनरल्स है उन पर पूरा ही एग्जेम्प्ट कर दिया है, फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दी है कस्टम ड्यूटीज। तो जाहिर सी बात है इनकी वजह से क्या होने वाला भैया, अफोर्डेबल मेडिसिन होने वाली है, मोबाइल इंडस्ट्री इंक्रीज करेगी, मतलब सस्ती पड़ेगी, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन होगा, एनहेंस कंपटीशन इन मैरीन एक्सपोर्ट्स, सपोर्ट एनर्जी ट्रांजिशन, बूस्ट टू स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। अब जाहिर सी बात है इसमें कई चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी, तो मोटा मोटी मैं आपको सीधा बता देता हूं क्या कम और क्या ज्यादा होने वाला है। तो देखिए कैंसर से रिलेटेड जितने भी मशीन मेडिसिन है वो सस्ती होने वाली, मोबाइल फोन एसेसरी सस्ती होने वाली है, प्रीशियस मेटल गोल्ड सिल्वर सस्ता होगा, प्लेटिनम है, सोलर पैनल सस्ते होंगे। मैं कह रहा हूं अगर आपका बिजली बिल 5,000 8,000 से ऊपर आता है, आप देख लो, क्योंकि मुझे नहीं पता आपका कितना आता है, तो भैया जी सोलर पैनल जरूर लगवा, और लगवा रखा है तो वेरी गुड, ठीक है। फिर फिश एंड मैरीन प्रोडक्ट्स, एक्सरे इक्विपमेंट, एसेंशियल मेटल्स एंड मिनरल्स एंड लेदर गुड्स, ये सारे हमारे फुटवेयर एंड टेक्सटाइल्स, ये सारे हमारे सस्ते होने वाले हैं। महंगा क्या होने वाला है, प्लास्टिक एंड रिलेटेड गुड्स, प्लास्टिक तो वैसे ही महंगा ही होना चाहिए। और आप लोग कमेंट में मुझे सच सच बताओ, अगर आप लोग कभी सब्जी लेने जाते हो कि नहीं जाते तो अपने कान पकड़ो, पहले तो सब्जी लेने जाना है, अपने घर वालों के साथ घर के कामों में हाथ बटाना, ये हमारा पहला कर्तव्य है, ये मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि आगे चल के आपको भी तो घर संभालना है, घर बनाना है, तो आज से नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे। और दूसरी चीज, जब भी आप सब्जी लेने जाओ पॉलिथीन नहीं लेना, अपने साथ एक कपड़े का थैला लेकर जाओ, ये बहुत बहुत जरूरी चीज है। ये छोटी छोटी अगर आपने चीजें अपने अंदर कर लिए तो बहुत बदलाव आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा ये महंगे हो रहे हैं, एमोनियम नाइट्रेट महंगा होने वाला है, टेलीकॉम इक्विपमेंट महंगे होने वाले, गार्डन अम्ब्रेलाज ये बीचेस में जो लोग सोते हैं उनकी लगी, लेबोरेटरी केमिकल्स ये महंगे होने वाले हैं। तो ये मोटा मोटी महंगे होने वाले हैं, ये सस्ते होने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए ये सब पता कैसे चलता है, देखो बेसिक वीडियो जो बनाने का पर्पस है, मैं आपके अंदर वो क्या कहते हैं अपन, वो बटरफ्लाई, वो कीड़ा पैदा करना चाहता हूं जो ये समझे कि भाई ये तो हमारी फील्ड है यार, हमें ये सब इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, वेबसाइट से मिलेंगी, गूगल पे सर्च करो। मैं बार बार आपको हर बार क्लास में भी बताता हूं, गूगल पे सर्च करो, उसको अपना दोस्त बनाओ, चैट जीपीटी को अपना दोस्त बनाओ, उस पर सर्च करो, इंफॉर्मेशन मिलेगी। और मुझे नहीं पता आप में से कौन इतना शाना होगा जो कल को एक बड़ा बिजनेस खड़ा करेगा। मैं तो बस यही चाहता हूं जब आप बिजनेस खड़ा करो वहां से कहो आई एम वन ऑफ द कॉमर्स। तो इस बात को समझो, हम कोशिश कर सकते हैं आपके अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट करने की, क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट की अपनी सिचुएशन होगी, है ना, अपनी प्रॉब्लम्स होंगी, वो आप ही हेल्प कर पाओगे। हेल्प के लिए बोलोगे हम, ऑफ कोर्स जो हमें आता होगा हमारी कैपेसिटी में होगी, हम वो हेल्प कर पाएंगे। लेकिन आप में से कोई भी अगर ये कर गया ना, तो आपको नहीं पता कि आप कितने घरों को उजाला दोगे। हमें बनना है पक्के से हाई फाई। चलिए अब कुछ बातें जो आपकी जेब से रिलेटेड है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स में जो बातें की गई हैं, इसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर काफी विवाद भी, मतलब विवाद तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वीडियोस बहुत सारे लोगों ने बना दिए हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, शॉर्ट टर्म गेन्स फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट 20% रेट, यानी कि पहले जो शॉर्ट टर्म था ना, अगर मान लीजिए, इसका बेसिक मतलब यह है कि आपने कोई प्रॉपर्टी रखी और 1 साल के अंदर बेच दिया, या आपने मार्केट में शेयर्स लिए 1 साल के अंदर बेच दिए, तो पहले ये रेट जो था, पहले ये रेट था 15% फ्लैट, सीधा सीधा लगता है आपके गेन के ऊपर, है ना। लेकिन अब इसको बढ़ाकर 15 से 20% कर दिया है, ठीक है जी। तो ये रेट थोड़ा बढ़ गया और कई लोगों को ये उम्मीद थी कि सरकारें ऐसा करती हैं। पर मेन जो विवाद आ गया है वो, मतलब जिस पे लोग नाखुश हैं, विवाद तो नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म गेन्स ऑन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट अट्रैक्ट्स टू 12.5%, ये एक मेजर पॉइंट है, इसके लिए सब नाखुश है। इनफैक्ट मुझे भी लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं यहाँ पे सरकार की थिंकिंग भी आपको समझाने वाला हूं, है ना। देखिए पहले जो ये है ना, ये वाला जो है, ये वाला पहले 10% था, अब इसको बढ़ाकर 12.5% कर दिया। अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं, हम इनकम कमाते हैं उस पर इनकम टैक्स देते हैं, हम जीएसटी हर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। अब इनकम पे टैक्स देने के बाद जो पैसे बच गए उसको मैंने कहीं लगाया, अब सरकार कहे इसको कहीं लगाया, उस पर भी तो इनकम का है, उस पर भी टैक्स दो।
अब उस पर टैक्स दो तो कितना बढ़ा के 12.5 कर दिया। तो यानी कि अगर मान लीजिए आप शेयर्स में या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो और 1 साल से ज्यादा तक के लिए आपने उसको रख लिया, तो फिर वो कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। अब इसमें देखो एक गेम है, अगर आपने देखा होगा, आप नहीं देखा तो खुद से सोचिए, समझिए और देखिए। स्टॉक मार्केट जो है 2020 के बाद से, जब कोरोना का काल आया था, गिरा था, उसके बाद से ऐसा भागा है कि जितना पहले कभी नहीं भागा। मेरे हिसाब से शायद 3 गुना ज्यादा भाग गया है, जो कि कभी नहीं हुआ, इतने सालों से नहीं हुआ था। अब 3 गुना भाग गया है। क्यों भागा है? क्योंकि हमारे यहां पर ना एक सोच पैदा की गई, म्यूचुअल फंड सही है, इन्वेस्टमेंट सही है, इन्वेस्टमेंट करके देखो, रिस्क लेकर देखो। तो बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की तो उनके पैसे बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो बहुत सारे लोगों ने अभी भी होल्ड करके रखा हुआ है। अब होल्ड करके रखे हुए शेयर्स, तो जाहिर सी बात है, अगर आपने 4 साल से जिसने निकाल लिए होंगे तो वो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20% दे रहा होगा। लेकिन बहुत लोगों ने सोचा कि यार टैक्स बचा के रखते हैं, और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है। अब आप सोचो कि यार सरकार देखे जा रही है, अच्छा ये सरकार की नीति होती है। होता है ना, लोग कहते हैं ना, मेरी खुशी देखी नहीं जाती लोगों से, ये सरकार है यहाँ पर, कि भैया देख रहे हैं, अच्छा लोग कमा रहे हैं, लोग कमा रहे हैं, लोग कमा रहे हैं, यार हमें तो कुछ नहीं दे रहे, चलो टैक्स बढ़ा देते हैं। मुझे लगता है यहाँ सरकार को सोचना चाहिए कि या तो इसको वापस कर दो, पता नहीं उनके इंपैक्ट कितना आएगा, क्योंकि रिसिप्ट भी जरूरी है, रिसिप्ट नहीं होगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। बट मुझे लगता है कि ये उन्होंने शायद ज्यादा बढ़ा दिया, और इसी का आपने देखा था जिसकी वजह से मार्केट उस दिन एकदम से फॉल हो गया था। अगर आप लोग मार्केट में दिलचस्पी रखते हो तो, बट अब फिर वापस रिकवर हो गया, उससे बहुत ज्यादा रिकवर हो गया है। ठीक है जी, तो ये एक पॉइंट था। दूसरा, अब क्या भैया मैं गेन कमाते ही टैक्स दे दूंगा क्या? 10 रुपए कमाऊंगा और उस पर 12.5 रुपए दे दूंगा? नहीं, सरकार पहले कहती थी कि भैया अगर आप 1 लाख रुपए तक कमाते हो तो ठीक है, आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब उसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है, यानी ये थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है कि अगर आप पहले 1 लाख कमाते थे तो आपका कोई टैक्स नहीं था, उसके ऊपर टैक्स था। अब इसको 1,25,000 कर दिया गया है। तो यानी कि अगर आप कैपिटल गेन से साल भर में 1,25,000 रुपए कमा रहे हो तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर इससे ज्यादा कमा रहे हो तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा, है ना। तो ये एक पॉइंट है, यहां पे थोड़ी सी रिलीफ दी गई है, लेकिन इससे लोग अभी खुश नहीं है। नाउ यहां पर अब जो अपने काम की बात है, जो मेजर काम की बात है, जिसमें अपने टैक्स की बात आती है, तो अपने यहां 2 टैक्स रिजिम चलते हैं डायरेक्ट टैक्स के अंदर, एक ओल्ड टैक्स और एक न्यू टैक्स। ओल्ड टैक्स को क्योंकि मुझे समझ में भी आ गया है, आपको भी समझ में आ गया होगा, या बहुत लोगों ने आपको बता भी दिया होगा, नहीं बताया तो मैं बता देता हूं। ओल्ड टैक्स को धीरे धीरे, अगर न्यू टैक्स आया है, खुद से अकल लगाओ, अगर न्यू टैक्स रिजिम आ रहा है और ओल्ड टैक्स है तो न्यू टैक्स क्यों आया है? इसीलिए ना, ताकि वो धीरे धीरे ओल्ड टैक्स को हटाएं। ओल्ड टैक्स की वजह से बहुत सारे लोग टैक्स बचा लेते थे, क्योंकि उसमें एचआरए का भी मिलता था, एटीसी का भी, और बहुत सारे डिडक्शन मिलते हैं। न्यू टैक्स में ये सब नहीं मिल रहा है। न्यू टैक्स में कुछ ही चीजों का आपको डिडक्शन मिल रहा है, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मेन है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, न्यू टैक्स रिजीम पे ही उन्होंने चेंजेस किए हैं। ओल्ड टैक्स को तो वैसे का वैसे ही रखा है, यानी धीरे धीरे वो उसको खत्म करने वाले। न्यू टैक्स में ये चेंजेस आए, पहले तो आप ये ध्यान रखिए। ऐसा माना जा रहा है, सरकार कहती है कि अगर कोई मान लीजिए 15 लाख के आसपास कमा रहा है, तो इसमें अगर वो धीरे धीरे थोड़ा सा कमाता है तो 17,500 रुपए बचा सकता है। अब आप सोच लीजिए कि 17,500 रुपए अगर आपके टैक्स के बचते हैं तो आपकी कितनी बचत हो रही है। इसी पे लोग जोक्स बना रहे हैं। एक जोक्स नहीं है, आज भी कुछ नहीं बदला यार, है ना। हमने इतनी देर तक सुना, क्या सुना समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ फायदा तो हुआ नहीं। तो ये इसी के ऊपर है। तो यहां पर टैक्स रेट आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको एक सिंपली वे में समझाता हूं। तो देखिए, पहले 0 से 3 लाख पे निल था, और प्रपोज भी निल है। 3 से 6 पे पहले 5% था, अभी भी 5%। अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पर 6 से 7 लाख में पहले 10% लगता था, अब 5% है। तो ये चेंज आया है एक। फिर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे ये रहा दूसरा। 9 से 10 लाख में पहले 15% था, अब इस पे 10% का है। तो यहां पर भी चेंजेस आए हैं। तो ये 2 चेंजेस हैं, बाकी अगर आप देखोगे तो सब कॉमन ही है। तो इसी की वजह से निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि भैया 17,500 रुपए अब टैक्स में बच जाएंगे लोगों के। ठीक है, हालांकि सिर्फ यही नहीं है, एक बेनिफिट और दिया गया है कि अगर आप नॉर्मल इंप्लॉय हो तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी कि आप जो भी सैलरी कमाते हो उसमें सीधा सरकार कहती है 50,000 माइनस कर दो। अब वो 50 की जगह 75,000 कह रही है माइनस करो, यानी यहां पे 25,000 रुपए आपके एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिला है। अब ये तो सिंगल पर्सन के लिए, कई लोगों को फैमिली पेंशन भी मिलती है, तो फैमिली पेंशन के ऊपर भी इन्होंने ध्यान दिया है, और फैमिली पेंशन के ऊपर इन्होंने कहा है कि 15 से 25 यानी 10,000 रुपए उस पर भी बढ़ा दिए हैं। तो आपका 10,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिडक्शन अवेलेबल है फैमिली पेंशन के ऊपर। ठीक है जी, चलो भैया जी, ओके। अच्छा, ये सारी बातचीत हो गई। अब गवर्नमेंट ने कुछ पैसे हमारे नेबरिंग कंट्रीज को भी दिए, तो जरा उस पर भी ध्यान दो कि इस पे मैंने देखा है कि बहुत कम लोगों का ही है। तो देखिए, भूटान, अगर आपको दिख ना रहा हो तो मैंने साइड में लिख दिया है, भूटान के ऊपर 2,668.56 रुपीज, नेपाल के ऊपर 700, मालदीव्स के ऊपर 400, मॉरिशस के ऊपर 370, म्यांमार के ऊपर 250 एंड श्रीलंका को 245, यानी इतना एड गवर्नमेंट देने वाली, यानी इन कंट्रीज के ऊपर भी खर्च किया जाता है। हमारी नाइबर कंट्रीज है, नाइबर का ख्याल रखना हमारा भी जिम्मेदारी है। अब इस बजट में जो एक मेन पॉइंट मुझे लगी, लोग नहीं कहते हैं कि क्या तुम्हें रिस्क में इश्क है, तो लोग कहते हैं हाँ हाँ इश्क है। तो यार इश्क में तो लोग बर्बाद भी हुए हैं।
आप थोड़ा सा टैक्स तो दे ही सकते हो, तो इसलिए सरकार ने कुछ टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। तो देखिए ऑप्शंस एंड फ्यूचर, अब पता नहीं आप में से कितने लोग करते हैं, बहुत ही रिस्की होता है, मत करना। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए आ रहा हूँ कि कई लोग करते हैं। तो ऑप्शंस में पहले पहले एक सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगता था, एसटीटी, पहले एसटीटी लगता था, अब उसको बढ़ा के इन्होंने 0.0625 से बढ़ाकर इतना कर दिया है। ये ऑप्शंस का है। फ्यूचर पे इन्होंने यहां से बढ़ाकर इसको इतना कर दिया है, तो ये काफी बड़ा अमाउंट हो गया है। तो मुझे लग रहा है सरकार ने देख रखा है। जब जो वो नहीं स्कैम 992 देख के लोग कहते हैं अरे भाई अपन भी हीरो बनेंगे यार, अपन भी स्टॉक मार्केट के किंग बनेंगे, रिस्क है तो इश्क है। सरकार कहती है इश्क है तो टैक्स भी तो है, क्योंकि इश्क में तो अच्छे बर्बाद हुए हैं तो यही पॉइंट है। अब देखो ये एक और अजीब सी बात लगती है, हालांकि ये मेरा पर्सनल व्यू है कि यार चलो ठीक है, जब इनका आदमी कमाता है तो आप पैसे ले रहे हो, जब गवाता है तो थोड़े पैसे दे भी दिया करो यार, है ना। हालांकि ऐसे ही मजाक में कह रहा हूं मैं। तो ये था बजट का मेन पॉइंट, ठीक है जी। तो जो समझने वाली बातें थी कि भैया जी हमारे पास स्टूडेंट्स के लिए भी है ना, फ्रेशर्स यानी कि नए लोग अगर जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए भी है। ईपीएफओ वाला पॉइंट शायद आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि ईपीएफओ में सरकार क्या बोलते हैं, जो सरकार है 15,000 रुपए डालने वाली है जो भी नए ईपीएफओ अकाउंट खुलेंगे, यानी जो नए जॉब करने के लिए जाएंगे। तो फॉर्मल सेक्टर्स में ईपीएफओ मोस्टली फॉर्मल सेक्टर्स में होता है ना, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड होता है, ठीक है जी। तो वहां पर 15,000 3 इंस्टॉलमेंट यानी 5-5 या जैसे भी वो करेंगे धीरे धीरे पता चलेगा, तो उस तरीके से आपको मिलेगा, है ना। फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, प्लीज आपको ध्यान रखनी है। इंटर्नशिप का भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टैक्स का पॉइंट आपको पता ही है, फिर भी मैंने आपको बता दिया 17,500 न्यू स्कीम के हिसाब से है, ओल्ड स्कीम वालों के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जो आया है वो न्यू स्कीम वालों के लिए आया, ओल्ड के लिए नहीं आया। फैमिली पेंशन 15 से 25 है, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हैं जो थोड़ी बहुत चेंज हुई हैं। अब एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको क्या ध्यान देना है कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट कहां कहां किए हैं, यानी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इनका, आपको उस पर ध्यान रखना है। किन किन की एरियाज पे इन्होंने ज्यादा पैसे खर्च किए हैं ये आपको ध्यान रखना है ना, क्योंकि यहीं से हम बेनिफिट उठा सकते हैं। और अभी आप स्टूडेंट हो, लेट सपोज आप स्टूडेंट हो, तो आपको लग रहा है अभी तो मैं स्टूडेंट हूं यार, पढ़ाई कर लूं कि ये सब कर लूं। भाई सब करना पड़ेगा। पढ़ाई करने के बाद कोई टाइम बचता है तो यहां लगाओ ना। आपको क्या लगता है कि जितने भी रिच लोग आते हैं आजकल पॉडकास्ट में बैठते हैं तो आपको लगता है बड़ी चिल लाइफ है? नहीं यार, बहुत मेहनत लगती है, दिन रात खून पसीना सब कुछ देना पड़ता है, समझ रहे हो आप? ये है, ये फैक्ट है। अगर आप उतनी मेहनत करना चाहते हो तो आपको फिर वो करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर तो ठीक ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो बनाया था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, आपको वेबसाइट्स भी बताई जहां से आपको मिलेंगी चीजें, है ना। तो आप चाहो तो वहां से और भी चीजें डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि मैं इसमें सारी स्लाइड नहीं लेकर आया था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। ये देखो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, सारी चीजें। तो आपको बस यहाँ जाना है और पढ़ना है। तो भैया जी एज अ कॉमर्स स्टूडेंट अब ऐसा मत कहना कि भैया बजट में क्या होता है, न्यूज देख लें, ये कर लें, कहां से पता चलेगा? यहां से पता चलेगा। आपकी ही गेम है ये, आप ही इसके राजा बनने चाहिए। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं बजट को, देख लो। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने 11th क्लास में सीख लिया था, तो बजट को क्यों नहीं समझेंगे यार? समझ लेंगे, और नहीं आएगा तो पूछेंगे, नहीं आएगा तो सीखेंगे, कहीं और से पता करेंगे, पर खोजी दिमाग बनकर हम हर एक चीज में उत्तीर्ण हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए, तो इस वीडियो का पर्पस यही था, आपको समझाना कि चीजें कैसे होती है, कैसे करना पड़ता है, ठीक है जी। तो अब अपन चलते हैं। तो आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा, आपका भी जो व्यू पॉइंट है वो भी खुलकर बताइए, कमेंट सेक्शन में देखता ही हूं, है ना। आप वहां से कमेंट्स लिख सकते हो चाहो तो, ताकि हमें वहां पर पता चल पाए कि किसने क्या रखा है। तो एटलीस्ट मैं आपका व्यू पॉइंट तो जान पाऊं, मैं ये तो देख पाऊं कि आपकी खोजी दिमाग में आपके क्या थॉट्स हैं, है ना, ठीक है जी। चलो, तो एट लास्ट माय डियर कमेंट्स, thank you for being with us, for loving us, for supporting us, for being our stars, for being our champs. Thank you. And एक प्यारा सा मोटो है, have a smile, spread smiles, because smile is the biggest gift which you can give to anybody. तो मुस्कुराइए और इस मुस्कुराहट को फैलाइए। इस उम्मीद के साथ चलूंगा मैं, फिर मिलूंगा किसी और लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।